जय एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं पहले राफेल एम को लेकर आई एक अपडेट से। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना बहुत जल्दी राफेल एम का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फाइनलाइज करने वाली है, जिसके अंतर्गत 26 की संख्या में जो भारतीय नौसेना है वो इन जेट्स को खरीदेगी। और सामान्यतः ये माना जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जब फ्रांस दौरा होगा फरवरी में, तो ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाएगा। जो प्राइस निगोशिएशन है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और भारतीय नौसेना की जो डिमांड्स थी वो पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन ये सारी बातें चल ही रही थी कि हाल ही में कुछ भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने मीडिया को इंटरव्यू दिया है, जहां पर उन्होंने जो राफेल एम के ट्विन सीटर वेरिएंट हैं इनको लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करी हैं। उन्होंने कहा, निसंदेह राफेल एम फाइटर काफ़ी कैपेबल है और ये भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जब बात भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर में सूटेबिलिटी की आती है तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदलती नजर आती हैं। क्योंकि ऑफिशियल का ये कहना है कि राफेल एम की कुछ लिमिटेशंस हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। और उन्होंने कहा कि इसका खासकर जो ट्विन सीटर वेरिएंट है उसकी कुछ शॉर्ट कमिंग है जिसके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि एक शॉर्ट कमिंग राफेल एम की ये है कि इसमें जो फोल्डेबल विंग्स हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं, जिसके चलते इसकी जो स्टोरेज में मनूवरेबिलिटी है और इसका जो रख रखाव है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एयरक्राफ्ट में जो डेक होते हैं उसमें खासकर जो हैंगर्स होते हैं उनमें कन्फाइंड स्पेस होता है, काफ़ी कह सकते हैं कम स्पेस होता है। तो ऐसे में इनका जो रख रखाव है वो हमारे लिए एक चैलेंज होने वाला है। और जाहिर सी बात है क्योंकि इनमें फोल्डेबल विंग्स नहीं है तो इसके चलते जो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में ये भी काफ़ी कम होंगे, या काफ़ी कम तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी कम होने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो ये डिज़ाइन फ्लॉ है ये कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि ये एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फाइटर भारतीय नौसेना के लिए फ़िलहाल तो नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि इसका जो ट्विन सीटर वेरिएंट है ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद इसे आप पूरी तरीके से कैरियर कैपेबल फाइटर नहीं कह सकते, क्योंकि इनके लिए जो मुख्य तौर पर भारतीय नौसेना है वो लैंड बेस्ड ट्रेनिंग को ज़्यादा प्राथमिकता देगी। उसके पीछे का कारण भी उन्होंने बताया। दरअसल उन्होंने ये कहा कि जब भारतीय नौसेना ने मिग-29 के केयूबी फाइटर्स को खरीदा था, जो कि मिग-29K के ट्रेनर वेरिएंट हैं, तो उनको लेकर हम लोग काफ़ी आश्वस्त थे कि इन्हें हम आसानी से जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इनसे ऑपरेट कर पाएंगे और इसके चलते जो पायलट को ज़्यादा रियलिस्टिक ट्रेनिंग इन्वॉल्वमेंट है वो मिलेगा। लेकिन बाद में बहुत सारे क्रैशेस हुए, जिसके बाद से भारतीय नौसेना को इनका जो यूज़ है उस जो लैंड बेस्ड स्क्वाड्रन है वहीं पर सीमित करना पड़ा और हमें पायलट ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जो सिमुलेशन है उस पर निर्भर होना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि राफेल एम का एक्विजिशन जो है हमारे लिए ज़रूरी तो है, लेकिन ये हमारे लिए उतना ही चैलेंजिंग होने वाला है और इसके लिए हम ज़रूरी जो रोड मैप है वो तैयार कर रहे हैं। इसमें कुछ डिज़ाइन फ्लॉज हैं जिनको दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जब हमने मिग-29K खरीदा था तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य ये था कि भारतीय वायुसेना के साथ कॉमनैलिटी को शेयर किया जाए ताकि स्पेयर्स और दूसरी चीज़ों की जो समस्या है भविष्य में ना हो। और इस बार भी डिसीजन जो लिया गया है ये इसी चीज़ को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना भी राफेल को ऑपरेट करती है और हम भी राफेल को ऑपरेट करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में हमें स्पेयर से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी और हमारा जो कार्य है वो आसानी से चलता रहेगा। लेकिन फिर भी अभी इसके लिए भारतीय नौसेना जो है कुछ मॉडिफिकेशंस को प्लान कर रही है और ये फ्रांस के समक्ष रखे भी जाएंगे, जिसके चलते जो कैरियर कंपैटिबिलिटी है इन फाइटर्स की, खासकर जब आप एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखते हैं भारतीय नौसेना क्या क्या मॉडिफिकेशंस की डिमांड करती है और किस प्रकार से भारतीय नौसेना की डिमांड को फ्रांस के द्वारा पूरा किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हैं इन पर काफी उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है और ऑलरेडी जो रुद्रम 1 मिसाइल है इन्हें भारतीय वायुसेना के सर्विस में इंडक्ट किया जा चुका है और ये मिसाइल क्रमशः हमें सुखोई 30 MKI और अब राफेल फाइटर्स में देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन इसी बीच आपको पता होगा कि रुद्रम 2 की टेस्टिंग शुरू है और रुद्रम 3 में भी हमें कुछ उल्लेखनीय जो रिपोर्ट्स हैं वो सुनने और देखने को मिली हैं। लेकिन अब फाइनली एक ऐसी मिसाइल जिसको लेकर पहले संभावनाएं व्यक्त करी गई थी वो भी वास्तविकता का रूप ले रही है और ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि DRDO की नई मिसाइल रुद्रम 4 होने वाली है। अब जब रुद्रम 4 की बात होती है तो बहुत सारे लोगों के मन में इसकी जो संभावित स्पेसिफिकेशन है उसको लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिरकार ये मिसाइल कैसी होगी,
ये किस रोल में यूज़ की जाएगी, इसका क्या महत्व होगा और इसकी स्पेक्स क्या है। तो यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से फाइनली इस वेपन सिस्टम को लेकर कुछ जो इंसाइट्स हैं वो शेयर करी गई हैं। अब अगर हम मीडिया के हवाले से बात माने तो जो अभी तक उनको बातचीत हुई है उसमें जो चीज़ें पता चली है वो इस प्रकार से है। रुद्रम 4 को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये वेट में या रेंज में रुद्रम 3 से थोड़ी कम होगी। अभी तक जो स्पेसिफिकेशन निकल के सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि रुद्रम 4 की जो रेंज होगी ये तकरीबन 300 किलोमीटर की होने वाली है और ये एक लॉन्ग रेंज एंड स्टैंड ऑफ वेपन के तौर पर प्लेस किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली ये जो मिसाइल है इसको बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज रुद्रम 3 से बोरो की जाएंगी और ये एक ग्रेटर ऑपरेशनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऑफर करेगी और ये छोटे और जो दूसरे मिशन टारगेट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रुद्रम 4 को इस प्रकार से इंजीनियर किया जा रहा है कि ये एक लॉन्ग रेंज का स्टैंड ऑफ वेपन होने वाला है जो कि अलग अलग मिशन प्रोफाइल में यूज़ किया जाएगा। अब अगर हम रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 की बात करें तो ये तीनों मिसाइल क्रमशः एंटी रेडिएशन मिसाइल होने वाली हैं, लेकिन रुद्रम 2 और रुद्रम 3 के जो नॉर्मल ग्राउंड अटैक वेरिएंट्स हैं ये भी हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर ये एंटी रेडिएशन रोल के अलावा जो दूसरे मिशन हैं उनको भी एग्जीक्यूट कर पाएंगी। लेकिन रुद्रम 4 की जहां तक बात रही तो ये एक डेडिकेटेड लॉन्ग रेंज की स्टैंड ऑफ मिसाइल होने वाली है और ऑलरेडी जो कि रुद्रम 2 की अगर हम बात करें जिसका टेस्ट इस समय चल रहा है तो उसकी रेंज तकरीबन 350 किलोमीटर की है। लेकिन ये जो नई मिसाइल है ये स्पेसिफिक टारगेट्स को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी और उसमें जो प्रिसीजन स्ट्राइक है वो करने के काम में आएगी। फॉर एग्जाम्पल एनिमी के जो कमांड सेंटर्स हो गए उनको ये डिस्ट्रॉय कर पाएगी, रेडार इंस्टॉलेशंस को, कम्युनिकेशन हब जो है या दूसरे जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको तबाह करने का ये काम करेगी। एक तरफ अगर हम रुद्रम 3 की बात करें तो उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 550 किलोमीटर की होने वाली है और वो एंटी रेडिएशन रोल के अलावा जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक है वो कर पाएगी और वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जो कि हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करेगी। अब अगर हम रुद्रम 4 की बात करें तो ये इस सीरीज की एक नई मिसाइल है जो कि इस सीरीज के मिसाइल्स की वर्सेटैलिटी को अगर हम ध्यान में रख के बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल मिसाइल यही होने वाली है और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि भारतीय वायुसेना के जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनमें भी इनको यूज़ किया जा सके। फॉर एग्जांपल LCA तेजस जो कि संभावित है कि रुद्रम 3 को कैरी नहीं करेगा, उससे रुद्रम 4 का एक्सेस अवश्य मिलेगा और दूसरे जो भविष्य के फ्रंटलाइन फाइटर्स होंगे जिसमें तेजस मार्क 2 एम का जैसे फाइटर्स है उनमें भी ये जो मिसाइल है वो यूज़ होती नजर आएगी। तो इस समय जो कार्य है वो लगातार चल रहा है, हालांकि इसकी टाइमलाइन को लेकर कोई भी अभी बातचीत नहीं हुई है कि ये कब तक हमें देखने को मिलेगी। संभावित है कि रुद्रम 3 के बाद ही हमें जो रुद्रम 4 है उसके टेस्ट होते नजर आएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज होनी बाकी हैं, तो हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन मिसाइल्स का डेवलपमेंट पूरा हो सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।